गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे समय प्रबंधन की। समय प्रबंधन यानी जैसा हमने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि सबसे पहले हमने वित्तीय प्रबंधन की बात की थी कि विद्यालय स्तर पर कैसे आप रुपए पैसों की चीज़ों को प्रबंधित तरीके से काम में ला सकते हैं या उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात की थी शैक्षिक प्रबंधन की, यानी विद्यालय स्तर पर किस प्रकार से हम शैक्षिक स्तर को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं या उसके लिए और कौन कौन से उपयोगी चीज़ें कर सकते हैं। आज हम उसी में बात कर रहे हैं एक अपने नए टॉपिक या अगले टॉपिक के बारे में, जिसको हम कह रहे हैं समय प्रबंधन, यानी इन इंग्लिश कह सकते हैं हम टाइम मैनेजमेंट। तो बेसिकली सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि समय प्रबंधन है क्या। जैसे हमें पता है कि हमारे विद्यालय में या कोई भी विद्यालय या कोई भी स्कूल होता है, उसका अपना एक समय प्रबंधन होता है, यानी कब स्कूल ओपन होना है, कब क्लोज़ होना है, कब इंटरवल होना है, कब कौन सी क्लास होनी है, इन सब का प्रबंध किया जाता है। क्योंकि अगर हम एक बच्चे की बात करें तो उसका अगर हमें एक सर्वांगीण विकास करना है तो उसमें समय प्रबंधन हम कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि बच्चे के हम चाहे शारीरिक विकास की बात करें चाहे मानसिक विकास की बात करें, उसमें क्या है, समय प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखते हैं कि आपका स्कूल क्या है, उसमें जो भी क्लासेस होती हैं या सुबह की आपकी मॉर्निंग असेंबली होती है, सबका डेली का क्या होता है, यानी रोज़ाना उसका एक समय प्रबंधित किया जाता है, जो हमें एक टाइम टेबल के रूप में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि जो हमारा समय प्रबंधन है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, यानी समय प्रबंधन को लेकर हम कौन कौन सी ऐसे ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हों। जैसे अगर हम बात करें कि समय प्रबंधन क्या करता है, हमारा जो भी कार्य होता है उसे निर्धारित समय में पूरा करता है। यानी जो भी हमारा काम है, चाहे स्कूल में आपका कोई भी कार्य, चाहे हमें क्लास लेनी है या हमें विविध प्रकार के कोई भी डिबेट का आयोजन करना है या हमें पेंटिंग कंपटीशन करना है, यानी कोई भी जो भी चीज़ें होती हैं उसको कैसे निर्धारित समय में पूरा किया जाना है, ये हमें समय प्रबंधन बताता है। अगर बात करें कि किस प्रकार से आपके जो विभिन्न विषय होते हैं, क्योंकि हम स्कूल लेवल पे क्या है, चाहे हम कॉलेज लेवल की बात करें या स्कूल लेवल की बात करें, हम विभिन्न विषयों की जानकारी रखते हैं या विभिन्न विषय वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, अलग अलग आपके क्लासेस होते हैं। तो वहाँ पर क्या है, विभिन्न जो भी क्रियाकलाप होते हैं, चाहे आपकी विषय से संबंधित क्लासेस हों, चाहे आपके खेल कूद हों, चाहे हम कहते हैं अलग प्रकार के आयोजन हों, उन सब क्रियाकलापों को भी सही समय पर कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये भी आपका समय प्रबंधन बताता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम कह सकते हैं जो भी आपके टीचर्स होते हैं जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं या बताते हैं, तो समय प्रबंधन क्या है, उनकी योग्यता क्षमता या वो किस प्रकार से आपको पढ़ाते हैं, एक लिमिटेड टाइम में आपको किस प्रकार से उस विषय की या उस आपको टॉपिक की जानकारी देते हैं, इस चीज़ के लिए भी समय प्रबंधन आपको उस टीचर की कह सकते हैं कि किस प्रकार से वो टीचर आपको पढ़ा रहा है, इस बारे में भी आप समझ सकते हैं। या हम कहें कि किस प्रकार से जो भी हमारे विद्यालय के भौतिक संसाधन हैं, चाहे वो लाइब्रेरी हैं चाहे वो लैब्स हैं, उनका उपयोग हमें कब और कैसे करना है, इसका भी ज्ञान हमें समय प्रबंधन समय समय पर देता है। यानी आपका जो टाइम टेबल बनाया जाता है उसमें केवल आपकी क्लासेस नहीं होती हैं, आपका किसी न किसी दिन गेम्स का क्लास भी होती है, किसी न किसी दिन आपकी लाइब्रेरी भी होती है। यानी हम कह सकते हैं कि स्कूल लेवल पर बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे वो आपकी मानसिक स्थिति को और ज़्यादा बढ़ाना हो या आपकी शारीरिक विधियों को और बढ़ाना हो, उन सब के लिए समय प्रबंधन पूरी तरीके से काम करता है और उसी को ध्यान में रखकर आपका टाइम टेबल बनाया जाता है, जिससे आप केवल पढ़ाई ही ना करते रहें, यानी आपका मानसिक स्तर तो बहुत अच्छा हो जाए लेकिन शारीरिक स्तर बहुत अच्छा ना हो, इसके लिए दोनों चीज़ें क्या हैं, सम्मिलित रूप से आपके टाइम टेबल में इंक्लूड की जाती हैं। तो ये कुछ उद्देश्य हो गए आपके समय प्रबंधन के। अगर अब हम बात करें कि जो हमारी समय सारणी होती है, यानी जो हमारा टाइम टेबल होता है, वो कितने प्रकार का हो सकता है, तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कक्षावार समय सारणी। जैसे हम देखते हैं कि हमारे अलग अलग क्लासेस, चाहे बीएलएड हो, आपके बीएलएड के
3 ईयर्स रन कर रहे हैं या आपके डीएलएड के 2 क्लासेस हैं, यानी उनमें क्या है आपके अलग अलग सेमेस्टर वाइज या अलग अलग ईयर वाइज क्या है, अगर हम टाइम टेबल बना रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, कक्षावार समय सारणी। दूसरा हम कह सकते हैं अध्यापक वार समय सारणी, यानी अगर हम बात करें एक अध्यापक क्या है वो बीएलएड में भी पढ़ा रहा है, डीएलएड में भी पढ़ा रहा है, तो उसका हर एक टीचर का इंडिविजुअल का भी क्या है टाइम टेबल होगा, यानी उसको कब क्लास लेनी है या कितने बजे से कितने बजे तक उसकी क्लास है। अगर इस हिसाब से टाइम टेबल बनाया जाता है तो वो हम कह सकते हैं अध्यापकवार समय सारणी होगी। नेक्स्ट बात कर सकते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की समय सारणी, यानी पाठ्य सहगामी यानी जो भी चीज़ें करते हैं, जैसे अगर हम पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहें वो आपकी अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, विषयवार हो सकती हैं। अगर उनसे रिलेटेड कोई टाइम टेबल बनाया जाता है, यानी कब आपको लैब जाना है, कब आपको पुस्तकालय जाना है, उसके लिए अगर समय सारणी बनाई जाती है तो हम कह सकते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाओं की वो समय सारणी होगी। अध्यापकों के रिक्त घंटों की समय सारणी, यानी अब हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से, जैसे अगर एक दिन में टीचर 5 क्लासेस ले रहा है या उसके 2 क्लासेस फ्री हैं, तो यानी एक टाइम टेबल हमने इस हिसाब से बना लिया कि पर्टिकुलर हर एक टीचर का हर एक दिन में कितनी क्लासेस फ्री रहता है वो, तो उस हिसाब से भी हम एक टाइम टेबल बना सकते हैं। दूसरा कह सकते हैं लिखित कार्यों के मूल्यांकन की समय सारणी, यानी जो भी आपका चाहे बच्चों की कॉपीज़ हो, एग्ज़ामिनेशन कॉपीज़ हों, उनको अगर हमें कब से कब तक उनका चेकिंग कार्य पूरा कर लेना है, यानी पर्टिकुलर हर एक टीचर को उसके सब्जेक्ट वाइज जो भी चीज़ें मूल्यांकन का कार्य यानी चेक करने का काम कब तक कंप्लीट करना है, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं एक टाइम टेबल बना सकते हैं कि पर्टिकुलर हर एक टीचर को इतना समय दिया जाएगा और इतने समय में उसको पूरा अपना मूल्यांकन कार्य कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट बात करें कार्यानुभव और खेल कूद की सदनवार समय सारणी। हम जैसे मैंने बताया कि हम जो टाइम टेबल बनाते हैं अपना, अगर केवल हम उसकी बात करें तो आपका खेल कूद किस प्रकार हो, यानी कैसे कैसे हमें किस किस क्लास को कब कब उसका गेम्स की क्लास करानी है, अगर उस हिसाब से हम समय सारणी बनाए, या अन्य क्रियाकलाप हो सकते हैं, अन्य कार्य अनुभव हो सकते हैं, उसके अनुसार अगर हम समय सारणी बनाते हैं तो वो हम कहेंगे कार्य अनुभव और खेल कूद की सदनवार समय सारणी होगी। नेक्स्ट बात अगर हम करें कि समय सारणी का महत्व क्या है, यानी अगर एक विद्यालय स्तर पर हम देखें तो समय सारणी क्यों ज़रूरी है। अगर जैसे हम देखते हैं कि हमारी भी अपनी डेली की एक रूटीन होता है काम करने का, कि सुबह हमें उठना है, फिर पर्टिकुलर हमें ये काम करना है, फिर उसके बाद ये करना है, यानी हम भी क्या कर लेते हैं एक टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में भी क्या होता है एक समय सारणी बन जाती है कि अच्छा हाँ मुझे इस टाइप में काम करना है, फिर मुझे पढ़ाई भी करनी है, फिर थोड़ा समय घर के लिए भी देना है, तो इस हिसाब से हम क्या कर लेते हैं अपना टाइम टेबल बनाते हैं। तो वो टाइम टेबल हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं अपने समय का किस प्रकार से सदुपयोग कर सकते हैं, या जो भी हमें समय है हमारे पास उसको हम कैसे डिवाइडेशन कर सकते हैं और उसमें अपना सारा काम एक निश्चित समय पर पूरा कर सकें, उसके लिए हम क्या कर लेते हैं एक समय सारणी को बना लेते हैं। अगर विद्यालय स्तर के लिए हम बात करें कि समय सारणी आपकी किस प्रकार से महत्व है, तो हम कहते हैं कि एक स्कूल में किस प्रकार से उसका जो पूरा कार्य है वो सुव्यवस्थित ढंग से कैसे हो सकता है, उसके लिए समय सारणी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यानी एक सुव्यवस्थित ढंग से कोई भी कार्य करने के लिए या सुनियोजित तरीके से कोई भी कार्य करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि वो एक वेल प्रॉपर तरीके से हो, तो उसके लिए वहाँ का टाइम टेबल होना ज़रूरी है। जैसे हमें पता है कि अगर हमारा कॉलेज 10 बजे का है और 4 बजे उसकी छुट्टी हो जाएगी, यानी उस टाइम पीरियड के बीच में आपकी क्लासेस भी होनी है, अगर कोई विशेष दिन है तो कोई विशेष आयोजन भी होना है, या हम कहते हैं कि कोई आपका गेम्स के अगर आपकी डाइट से कुछ आ जाता है तो उसके लिए क्या होता है कि पर्टिकुलर आपको गेम्स के लिए ज़्यादा समय दिया जाता है। यानी हमें उस टाइम पीरियड के बीच में जो भी हमारे काम हैं या जो भी हम उन चीज़ों का सदुपयोग कर सकते हैं सुव्यवस्थित तरीके से, तो उसमें क्या है समय सारणी बहुत अधिक अहम कह सकते हैं रोल प्ले करती है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं और एक बात हम कह सकते हैं कि समय सारणी का एक महत्व और है कि किस प्रकार से जो स्कूल बच्चा आता है वो अनुशासन को कैसे सीखता है,
किस प्रकार से एक मनोवैज्ञानिक तरीके से वो कक्षा में बैठना, हर एक क्लास को अटेंड करना, उन चीज़ों को समझना या पढ़ना, अपना एक कर्तव्यपरायण बच्चे की तरह काम करना, ये सारी चीज़ें भी क्या करता है बच्चा स्कूल आकर एक टाइम टेबल के रूप में क्या करता है, वो सारी चीज़ें सीखता है। क्योंकि अगर हमारे किसी भी काम का कोई समय निर्धारण नहीं होता तो हमें अनुशासन भी कभी नहीं आ सकता, और अगर अनुशासन नहीं है हमें तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यानी बच्चे में एक डिसिप्लिन क्वालिटी को डेवलप करना, या हम कह सकते हैं कि उसमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप करना या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप करना, या बच्चा कर्तव्य परायणता उसमें ये गुण डेवलप करना, उसके लिए हम कह सकते हैं कि समय सारणी का बहुत अधिक महत्व होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक विद्यालय स्तर पर एक बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाना चाहिए, जिससे क्या हो, वो आपके टीचर्स के लिए बेनिफिशियल होता है, प्लस कहीं ना कहीं वो बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब हम बात करते हैं समय सारणी को, यानी जो हम टाइम टेबल बनाते हैं उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य होती हैं। तो जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जो भी हम अगर टाइम टेबल बना रहे हैं तो वहाँ पर जितने भी टीचर हैं विषयवार उनके टाइम टेबल होने चाहिए, जैसा कि हम देखते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो भी विषयवार हम टाइम टेबल बना रहे हैं, तो जैसे हमें पता है कि हर एक विषय के अपना एक कठिनाई स्तर होता है। जैसे हमें पता है मैथ्स और साइंस के विषय क्या होते हैं, अन्य सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन थोड़ा टफ होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि उनकी क्लासेस हमें कब रखना चाहिए, जब बच्चे क्या हैं ज़्यादा थकान महसूस ना करें या उन चीज़ों को पढ़ने में ज़्यादा रुचि लें, तब हमें उनके पीरियड्स रखने चाहिए। इनके कंपैरिजन जो विषय सरल लगते हैं, जैसे आर्ट्स है आपका या सामाजिक विषय है आपका, इनके हमें क्या करने चाहिए, पीरियड्स उनके बाद में रखने चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो किस प्रकार से हमारे विद्यालय में कौन से भौतिक संसाधन हैं, कौन से मानवीय संसाधन हैं, उनको ध्यान में भी रखते हुए हमें अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। यानी किन किन चीज़ों की हमारे कॉलेज में उपलब्धता है। जैसे अगर हम बात करें कि किस प्रकार से क्रीड़ा स्थल है, यानी आपका खेल का मैदान किस प्रकार से, इंडोर गेम्स हैं, यानी उन चीज़ों का उपयोग भी कैसे एक बच्चा कर सकता है। यानी गेम्स क्लास में वो इंडोर गेम्स भी खेल सकता है, आउटडोर भी खेल सकता है। तो उन चीज़ों की उपलब्धता के हिसाब से भी हमें क्या करना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें कि आपका जो भी चीज़ें हैं, यानी एक टाइम टेबल में आप जो भी चीज़ें मेंशन करते हो वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। चाहे आप विषयवार उनको पीरियड्स डिवाइड करते हैं वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। अन्य कोई क्रियाकलाप हैं अगर उनको हम बता रहे हैं तो वो भी बहुत क्लियर होने चाहिए। जैसे हम बात करें कि 7 दिन का अगर हम टाइम टेबल बनाते हैं तो उसमें हर एक पीरियड का हम टाइम लिख देते हैं, या पर्टिकुलर कौन से सब्जेक्ट टीचर का वो क्लास है वो हमें पता होता है। सैटरडेज अगर हम बात करें तो गेम्स होते हैं, या किसी क्लास की हम कहते हैं लाइब्रेरी होती है। तो इन सारी चीज़ों की जो भी चीज़ हम लिखते हैं वो बहुत ही क्लियरली मेंशन होना चाहिए आपके टाइम टेबल में। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो अलग अलग प्रकार के, क्योंकि हम केवल स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, केवल हम पढ़ाई नहीं करते हैं, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग आयोजनों में भी हम क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, कोई वाद विवाद प्रतियोगिता है, या निबंध लेखन प्रतियोगिता है, या आपका आर्ट का कंपटीशन है। चीज़ें क्या हैं, अलग अलग समय पर आपके विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाती हैं। तो उनका भी क्या है, एक समय सारणी होनी चाहिए उनकी, कि आपके किस किस दिन कौन सा आयोजन होने वाला है, या उन आयोजन में कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनके लिए भी सारी एक टाइम टेबल इसका भी बनाते समय ये भी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो कह सकते हैं कि जैसे हमारे कॉलेज में अलग अलग प्रकार के आपके इंडोर या आउटडोर गेम्स है, तो उसमें भी क्या है, कौन कौन से गेम्स है और कौन कौन सी चीज़ें हमारे स्कूल में उपलब्ध है, उनके अनुसार भी हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को उन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। और समय सारणी में पर्टिकुलर वो उन चीज़ों को भी हमें क्या करना चाहिए, मेंशन करना चाहिए। या हम कह सकते हैं किस प्रकार से हम अलग अलग तरह के और आयोजन भी करें। जैसे हम सिलाई कढ़ाई की प्रतियोगिता कर सकते हैं, या बागवानी का वो कर सकते हैं। तो उसमें भी हम क्या करें, या
कृषि का कोई आपका नया चीज़ है तो उसके आदि इन क्रियाओं का भी आयोजन होना चाहिए, जिससे क्या हो, बच्चे पढ़ाई के साथ साथ क्या है जो बेसिक उनकी चीज़ें हैं वो भी सीख सके। जैसे कृषि का अगर उन्हें ज्ञान होगा तो उन्हें पता होगी कब कौन सी फसल बोई जाती है या कब उसे काटी जाती है, या सिलाई कढ़ाई के बारे में अगर बच्चा जानेगा तो वो भी उसके लिए लाभप्रद है। या हम कह सकते हैं कि हस्तकला यानी कोई भी पोर्ट्रे उसको बनाना है तो उसके लिए भी वो काम कर सकता है। यानी इन सभी आयोजनों को भी हमें अपने टाइम टेबल में कहीं ना कहीं मेंशन करना चाहिए। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ समय सारणी में कौन कौन सी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, तो जैसे कि आपके सांस्कृतिक चीज़ें भी हम कह सकते हैं, शारीरिक चीज़ें भी कह सकते हैं, या कार्य अनुभव के आधार पर भी जो हम आयोजन कर सकते हैं विद्यालय स्तर पर एक सुव्यवस्थित ढंग से। तो इन चीज़ों को भी हमें कहीं ना कहीं अभी अपने समय सारणी में इंक्लूड करना चाहिए, जिससे बच्चा क्या है पढ़ाई के साथ साथ अपनी बेसिक चीज़ों को और नई नई इनोवेटिव चीज़ों को भी स्कूल स्तर पर सीख सकें। तो आज हमने बात की आपके समय प्रबंधन की, यानी किस प्रकार से एक विद्यालय स्तर पर आप समय प्रबंधन के द्वारा क्या क्या चीज़ें सीख सकता है एक बच्चा, या उसमें कौन कौन सी नई चीज़ों का या नए गुणों का निर्माण हो सकता है। आज हमने उसके बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ किसी भी लेवल पर नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।